नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। हिजाब पर जारी बहस आज शुद्ध राजनीतिक हो गई। हिजाब की बहस महजबी पहचान से निकलकर यूपी के चुनाव के मुद्दे तक पहुंच गई है। ओवैसी कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा हिजाबी महिला भारत की प्रधानमंत्री होगी। सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा क्या है। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। जब असदुद्दीन ओवैसी टोपी पहनकर पार्लियामेंट में जाकर बीजेपी के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर आपके इंसाफ की बात कर सकता है, तो हिजाब और निकाब पहना कौन सा गुनाह हो गया। तो ओवैसी कह रहे हैं कि एक दिन हिजाबी महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी को जवाब बीजेपी के नेता रघुराज सिंह ने दिया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, ओवैसी का कहना जो है पागलपन है। पागल खाने में जल्दी से उनको एडमिट कर देना चाहिए। आगरा में और बरेली में हमारे पास 2 पागल खाने हैं। मैं उनको सलाह देता हूं पागल खाने में कुछ दिन इलाज कराएं। वो मुंगेरी लाल के सपने जैसा हसीन सपना देख रहे हैं। सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ ओवैसी मुस्लिम महिला के प्रधानमंत्री बनने की बात कर सकते थे, लेकिन बात की हिजाबी प्रधानमंत्री की। सवाल है कि ओवैसी इतना हिजाब क्यों फरमा रहे हैं। क्या हिजाब प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई मापदंड हो सकता है? क्या हिजाब की लड़ाई शुद्ध वोट ध्रुवीकरण पर आ गई है? क्या बुर्का सिर्फ बहाना है, मकसद मुस्लिम वोट पाना है? इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले आपका तारुफ हमारे मेहमानों से करवा देते हैं। राकेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सैयदा फलक जी भी हमारे साथ हैं, एआईएमआईएम की नेता हैं। सैयदा जी, मुबारक हो। ओवैसी आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन शर्त है कि हिजाब होगा तो प्रधानमंत्री होंगे। तो क्या यह शर्त मंजूर है आपको? जी बिल्कुल मंजूर है। पवन जी, आप मुझे एक बात बोलिए। अभी जो ओवैसी जी का स्टेटमेंट आया, फिर मैंने बीजेपी के कोई आई डोंट नो हिज नेम XYZ लीडर का कोई बयान सुना। आई थिंक मुझे वही पागल लग रहे हैं, क्योंकि आप मुझे बोलिए एक बात। हमारे प्रधानमंत्री अब जो फिलहाल है मिस्टर मोदी, वो भी तो एक चाय वाले थे। जब एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो एक हिजाबी लड़की क्यों नहीं बन सकती? इसमें क्या दिक्कत आ गई? जमहूरियत है, कोई भी बन सकता है। जब एक चाय वाला बन सकता है तो कोई भी बन सकता है। इससे बड़ी मिसाल मैं क्या दूं आपको? एक सेकंड नहीं, आपने जब अपना कह दिया कि शुक्रिया बोल दिया मुझको अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो कल तक हिजाब चॉइस था, आज पहली कंडीशन क्यों है प्रधानमंत्री बनने के लिए? क्या एक मुस्लिम महिला बिना हिजाब के प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? यानी कल तक चॉइस था, आज मजबूरी हो गया, आज कंडीशन हो गया पहली। क्या हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए नहीं है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का खून शामिल है। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, जब एक सिख प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो एक दलित भी बन सकते हैं और एक हिजाबी लड़की भी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्पसंख्यक बने, इसमें तो शायद कोई बहस हो नहीं सकती ना। सबको बराबर के अधिकार हैं। अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भी रहे हैं, चीफ जस्टिस भी रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे जो कहना चाह रहा हूं, मेरा जो सवाल है बहुत सिंसियर सवाल है। सवाल ये कि क्या आपकी राजनीतिक मजबूरी है हिजाब पुकारना? वरना आप तो अल्पसंख्यकों के लिए हिस्सेदारी की बात करते हैं। अब हिजाब क्यों? क्या यूपी में बगैर पोलराइजेशन के ओवैसी साहब को वोट नहीं मिल रही? एक बात बोलिए आप, ये मजबूरी कहां से आ गई? आप अभी खुद बोले कि वो हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो ये बात हिस्सेदारी की आ गई ना। हमें तो एक क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा। हमें हमारी हिस्सेदारी नहीं दे रहे, हमें हमारा हक नहीं दे रहे। बोल रहे कि नहीं, तुम अपना मजहब फॉलो नहीं कर सकते, अगर तुम्हें पढ़ना हो तो तुम हिजाब निकाल कर आओ, जो कि हमारे इस्लाम में जरूरी है। तो ये बात तो वही हो गई ना कि हम तो बात करेंगे हिस्सेदारी की। हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करेंगे? वो हिस्सेदारी की बात करने के लिए तो यूपी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्यों बात नहीं करे वो हिस्सेदारी की? बताइए, हिजाब की बात क्यों नहीं करे? जी है बीजेपी से हमारे साथ। राकेश जी, हिस्सेदारी की बात समझ में आती है। आप कहते हैं कि हमारे भी हक हकूक है, हमें भी अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लेकिन हिजाबी प्रधानमंत्री क्या मानते हैं? क्या मजबूरियां रही जो उनको इतना हिजाब याद आ रहा है? देखिए पवन जी, ये दकियानु मानसिकता है। बार बार को कैसे कैद में रखा जा सके, कैसे
में रखा जा सके, कैसे वो स्वावलंबी ना हो पाए, कैसे वो अपने निर्णय न ले पाए, ये बार बार प्रयास किया जाता है। कट्टरपंथी तत्वों के द्वारा भी किया जाता है, कुछ कठमुल्लों के द्वारा भी किया जाता है। दुर्भाग्य यह है कि साहबानों से लेकर के सायराबानों तक, मौलानाओं ने अभी तक, मौलवियों ने अभी तक अपनी सोच नहीं बदली है। अरे भाई, आप इस्लामिक कंट्रीज में देखिए जाकर के, वहां भी आज मुस्लिम महिलाएं घर की दहलीज पार करके हवाई जहाज उड़ाने का काम कर रही हैं। ऐसा कोई काम अब नहीं है जो पुरुष कर सकते हैं, मुस्लिम महिलाएं नहीं कर रही हैं। इसलिए बार बार हमने जब 3 तलाक का मसला उठाया, तब भी एक कट्टरपंथी बार बार कहते हमारे दीनी मसले में हस्तक्षेप न करिए। अरे भाई, 3 तलाक महिला गरिमा का मसला था, लेकिन आप उसको दीनी मसला बना करके जानबूझ करके महिला के हक हुकूक अधिकार को कटौती करना चाहते हैं। महिलाओं को हिजाब में क्यों ढक के रखना चाहते हैं? और विशेष करके जब ये कॉलेज के संदर्भ में बात हो रही है, जो स्टूडेंट्स के संदर्भ में बात हो रही है, विद्यालय में सबको समानता से देखा जाना चाहिए। विद्यालय ने अपने नियम बनाए हैं, हम सब विद्यालयों से पढ़े हैं और विद्यालयों में जाते हैं तो ड्रेस कोड का पालन करते हैं। बावजूद इसके शिक्षा के परिसरों में कैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा सके, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके, कैसे कट्टरपंथी विचारधारा को थोपा जा सके, मैं बहन सईदा फलक जी को कहूंगा कि भाई ये अधिकारों का मसला है। आप स्वयं आकर के नुमाइंदगी जब कर रही है मुस्लिम महिलाओं की, तो आम मुस्लिम महिला आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के बिना महरम के हज जाने की जो हमने छूट देने का काम किया है, 3 तलाक का उन्मूलन करने का काम किया है, आज मुस्लिम महिलाएं नरेंद्र मोदी जी को आइकॉन मान रही हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में आज वोट कर रही हैं। ये नागवार गुजर रहा है, ये उनको नागवार गुजर रहा है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साहबानों के फैसले के बाद कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के कानून बदल देने का काम किया था संसद से। प्रोफेसर संगीत रागी साहब, हम आपसे समझना चाहते हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि एक हिजाबी महिला प्रधानमंत्री बनेगी, तो भारतीय संविधान के नजरिए से क्या इसमें राजनीति है? क्या इसमें गलत नजर आता है आपको? और अगर ये कह रहे हैं, क्या सही भी है? क्या ये भी है कि उनका जो दावा है ये ठीक है? देखिए, मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत ईमानदार हैं और एक लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक प्रक्रिया में चाहे आप हिजाब पहने या बुर्का पहने, कोई भी व्यक्ति, कहीं भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि वो हिजाब पहनने वाला व्यक्ति जो है वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, बुर्का पहनने वाला व्यक्ति, जींस पहनने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो इतना तक उस बहुत साफ वो ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यदि राजनीति की आप भाषा समझें तो ये बहुत इसके संकेतों को समझने की जरूरत है। वो यह कह रहे हैं कि हम विभाजन के पहले 9.4% थे, अब हम 18.20% हो गए हैं और आने वाले दिनों में जब हमारे मुसलमानों की सब संख्या बढ़ेगी तो एक दिन वक्त आएगा कि उत्तर प्रदेश का विमर्श जो होगा वो हम तय करेंगे, भारत का विमर्श क्या होगा ये हम तय करेंगे, वो भारत के अंदर शरिया कानून हम लाएंगे, भारत के अंदर जो उसकी राजनीतिक विमर्श है वो भारत का मुसलमान तय करेगा, हिंदू अल्पसंख्यक होंगे। वो ये सारे संकेत एक प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं और मुझे लगता है कि अब इसको कितना गंभीरता से हिंदू समाज लेता है, नहीं लेता है, ये हिंदू समाज पर निर्भर करता है कि वो असदुद्दीन को सिर्फ तात्कालिक बातों पर ध्यान देता है कि वो एक चुनाव की रैली में बोल रहे हैं। आप जरा देखिए कि किसी ने क्या सोचा था क्या कि हिजाब का मुद्दा जो एक स्थानीय मुद्दा था, हजारों महिलाएं जो है वो आकर के उत्तर प्रदेश से बाहर महाराष्ट्र के अंदर प्रदर्शन करने के लिए आ जाएंगी, केरला में प्रदर्शन करेंगी, कर्नाटक में प्रदर्शन करेंगी, अन्य जगहों पर प्रदर्शन करेंगी। देखिए, इस्लाम को यदि देखें, यदि पिछले 20 साल के 1989 के बाद से यदि आप देखेंगे तो इस्लाम प्रतिगामी ज्यादा होता गया है। वह फिर से 640-42 की जो वो दकियानुसी मध्ययुगीन मानसिकता में अपने आप को लौट रहा है। आप यही देखे होंगे कि यदि तालिबान का अभ्युदय होता है तो समाजवादी पार्टी का सांसद बड़ा खुल करके कहता है कि इस्लाम का स्वर्ण काल अफगानिस्तान के अंदर आया है, यहाँ पर महिलाओं को संगीत सुनने की आज़ादी नहीं है, महिलाओं को बुर्का में यदि वो पढ़ते हैं तो वो अलग पढ़ेंगे, उनके क्लास अलग होंगे, पुरुषों के क्लास अलग होंगे, वो म्यूजिक नहीं कर सकते, वो डांस नहीं कर सकते, वो किसी इन चीजों में।
तो आप वो समझ सकते हैं कि क्या एक सभ्य समाज में ऐसी विचारों के लिए क्या जगह हो सकती है या नहीं हो सकती है। लोग आज घूंघट से बाहर आ रहे हैं। घूंघट भी इस तब आया था जब इस्लामिक समाज की एक बर्बरता और इस्लामिक रूलर के बर्बरता के कारण जो है हिंदू समाज की लड़कियां अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इसका तैयार है, वरना घूंघट जो है वो भारतीय समाज का हिस्सा कतई नहीं था। तो शादाब जी क्या जो संगीत रागी जी कह रहे हैं कि बयान सिर्फ हिजाबी तक सीमित नहीं है बल्कि इस्लामीकरण की बात कर रहे हैं, एक लार्जर पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, वो यहां जनसंख्या विस्फोट की भी तरफ इशारा है, तो क्या ये लार्जर मैसेज ये है? पवन भाई, मैं 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रखना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग तो यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि राइट टू रिलीजन भी है और क्या पहनना है ये भी उसका इंडिविजुअल राइट है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर एक बेटी अगर निकल के जाती है तो 1000 गुंडों की फौज आकर के वहां भगवान लोग आकर के नारे बदतमीजी करते हैं। और अफसोस उन गुंडों के खिलाफ मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। मुस्लिम बेटियों की बहुत चिंता है उनको, लेकिन एक शब्द नहीं बोले उन गुंडों के खिलाफ। और उस बेटी को मैं सलाम करता हूं जिसने जाबाजी और दिलेरी के साथ उनको जवाब दिया संवैधानिक तरीके से। दूसरी पॉइंट यह है कि हमारे देश के अंदर स्कूल के जो लॉ की बात कर रहे थे अभी त्रिपाठी साहब, स्कूल के अंदर हमारे सिख बच्चे, मैं रेस्पेक्ट करता हूं उनकी, टर्बन पहन के जाते सिख भाई, हिंदू भाई जनेऊ पहन के जाते, कलावा पहन के जाते, तिलक लगा कर जाते। हमारी क्रिश्चियन नन डॉक्टर जो हैं वो कवर करके जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे करके हिंदू कल्चर पे खतरा आयद किया जाएगा, सिखों की पगड़ी उतरवाई जाएगी, क्रिश्चियन डॉक्टर जो नन डॉक्टर है उनके हिजाब जो कवर करके रखते उनको खत्म कराया जाएगा। इंडिविजुअल के राइट को छीनकर कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? वो भारत जो गोडसे का भारत है वो बनाना चाहते हैं, जब बेटियों की कोई इज्जत नहीं होगी। मैंने तो खुद ट्वीट किया है कि हिजाब पहनी हुई बेटी जज भी बनेगी, डॉक्टर भी बनेगी, लॉयर भी बनेगी और देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी। क्यों नहीं बन सकती प्रधानमंत्री? दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती? अगर कोई हिजाब पहन करके बेटी देश की प्रधानमंत्री बनती है तो इसमें परेशानी क्या है? लेकिन आरएसएस तो चाहता ही नहीं है कि कोई महिला जो है लीड करे। आरएसएस का कितने प्रमुख आज तक महिला बनी है? मुझे डेटा दीजिए। लास्ट पॉइंट मेरा रागी साहब से, संगीत रागी साहब नफरत के समुद्र में डूब चुके हैं और इनको कोई बाहर की चीज नजर नहीं आती है। इनको नजर आता है तालिबान, इनको नजर आता है वो बातें। और हिजाब हमारा उसी प्रकार से राइट है जिस प्रकार से हमारे दूसरे मजहब के लोगों का है और हम सभी का रेस्पेक्ट करते हैं। यही भारत की खूबसूरती है। लेकिन कौन मुद्दे को लेकर के आया? बताइए, इस मुद्दे को कौन लेकर के आया? उन गुंडों के खिलाफ क्या यूएपीए लगेगा जो उस बेटी को मजबूर कर रहे थे? क्या इस देश में हिजाब पहनना अपराध हो गया? कल को पगड़ी पहनना अपराध हो जाएगा? रागी जी पर आपने आरोप लगाया है, रागी जी से जवाब ले लेते हैं। रागी जी, आपके ऊपर थोड़ा बड़ा आरोप है, कह रहे हैं कि आप नफरत से भरे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत दिनों से ऐसी धमकियां सुनने का आदी हो चुका हूं, तुमको मार देंगे, तुम्हारे परिवार को उठा लेंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम ये नहीं करते, संवैधानिक से इलाज करेंगे आप, संवैधानिक इलाज होगा। पवन, मैंने सुन रहा था बंधु शादाब जी। देखिए, चूंकि मैं राजनीति शास्त्र का यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी हूं और मैं पॉलिटिकल इस्लाम को पढ़ाता भी हूं पूरी दुनिया में। तो जो पॉलिटिकल इस्लाम का चरित्र है पूरी प्रॉफिट के बाद से ही, इस्लाम इज एन इनटॉलरेंट आइडियोलॉजी एंड इट इज एसेंशियली ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिसमें रिलीजियस कंपोनेंट कम है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ज्यादा है। इस्लाम जहीं भी दुनिया में गया है तलवार के सहारे गया है, विचार के सहारे इस्लाम कहीं नहीं गया है। एक ट्रेड के सहारे गया तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गया, इंडोनेशिया में गया। तो जहां ट्रेड के सहारे गया वहां पर इस्लाम बहुत मॉडरेट रहा है। लेकिन बाकी जगह में दुनिया में, चाहे वो स्पेन हो, सऊदी अरब, इस सारे जगह इस्लाम तलवार के बल पर गया है। मुझे डर इसी बात का है कि यदि इस प्रकार की चीजें बढ़ेंगी आने वाले दिनों में तो यह इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मत भूलिए कि 1947 में इन लोगों की वही इस्लामिक नफरत ने इस देश का विभाजन किया था। 23% मुसलमानों को 35% जमीन दी गई थी और फिर इसके बाद आकर के कहते हैं कि यह देश किसी के बाप का है। हाँ, ये हिंदुओं के बाप का ये देश है।
किसी नहीं, को नहीं, यहाँ नहीं, पर तुम्हारा मुस्लिम भी होने है, के कारण हमारा भी है, हिंदुओं का भी जिन है, लोगों ने सिख का भी है, जिन ईसाई लोगों का भी जो है। लोग यहाँ मुझे रह बोलने गए थे दीजिए। उनके बाप दादे को पाकिस्तान मिला था। यही बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में सरदार पटेल ने कहा था। यही बात सरदार पटेल ने कहा था कि यू कैनॉट राइड 2 हॉर्सेज। यदि आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप पाकिस्तान चले जाइए। आपके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अगर हिंदू का आपके मुसलमान बाप है का तो हिंदुस्तान जो था, हिंदुस्तान मुसलमान वो का आप भी है। पाकिस्तान लेकर हमारे के दादा चले गए हैं। परदादाओं ने 1947 में पाकिस्तान रागी जी, रागी जी, संविधान में सब नागरिक बराबर हैं, सभी का है। हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमारे परदादा ने कुर्बानियां दी है। यही ओवैसी के बाप दादा जो है, ओवैसी का बाप दादा जो है वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। मुसलमान के भी है, ओवैसी का बाप दादा पाकिस्तान जाना चाहता था, पाकिस्तान को भी जाना चाहता था। लिए तुम्हारे बाप का हिंदुओं पर हिंदुस्तान नहीं है। कत्लेआम किया था हैदराबाद में। संगीत जी, संगीत जी, शाहिदा जी, संगीत जी, पर्सनल ना हो, पर्सनल ना हो। रुकिए रुकिए, आपको डर क्यों वापस लगता है? मुद्दे आप पर आने की क्यों जरूरत आ है। रहे हैं? शाहिदा फलक आपको जी, हैरत आपसे क्यों सवाल, आ रही है? एक मिनट, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, यूपी में बार बार बुर्का कहने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? क्या बुर्के की आइडियोलॉजी या बुर्के की पहचान के बिना एआईएमआईएम को वोट नहीं मिल रहे हैं? देखिए, बुरखे की आइडेंटिटी और बुरखे की पहचान की बात नहीं है, ये बात बराबरी की है, ये बात हिस्सेदारी की है, ये बात हमारे राइट्स की है, जो हमारे राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। और आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। योगी जी ने परसों एक बयान दे दिया कि ये देश जो है संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। वो क्यों मजहब को बीच में ला रहे हो? दूसरी बात, अगर ये बात सिर्फ और सिर्फ स्कूल कॉलेज के कोड यूनिफॉर्म को फॉलो करने की, अगर ये बात सिर्फ वहां तक ही है, ये बात हिजाब बैन की नहीं है, तो मैं जहां तक जानती हूँ यूनिफॉर्म सिर्फ स्कूल्स में होता है और कुछ इंटरमीडिएट कॉलेजेस में होता है। लेकिन कर्नाटका हुकूमत बात कर रही है पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बैन करने की, यानी कि डिग्री भी, पीजी भी। जब डिग्री और पीजी कॉलेजेस में कोई यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड नहीं होता है, तो हिजाब बैन पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्यों नहीं? मतलब ये हिजाब पर अटैक है, ये सिर्फ यूनिफॉर्म की कोड की बात नहीं कर रहे। आप इसको बार बार यूपी में क्यों ला रहे हैं? शाहिदा फलक जी, एक सवाल आपसे यह भी बनता है कि आप कह रहे हो कि सिर्फ यूनिफॉर्म का मसला है, तो फिर यूपी में जिक्र क्यों? और दूसरी बात, यूपी में एक नारा चल रहा है, गाना चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो क्या भगवा लहराएंगे ये गाना आपको सांप्रदायिक नजर आता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि ये मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी पे जुल्म करेंगे, भगवा लाएंगे। हम नहीं, भगवा लहराने में, भगवा लहराना अगर सांप्रदायिक है तो सिर्फ हिजाब की बात करना सांप्रदायिक क्यों नहीं? आप एक बात बोलीजिए, हम पे कोई अटैक करेगा, अटैक करके बोलेगा कि हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, भगवा लहराएंगे, सेक्युलरिज्म की बात नहीं करेंगे, तो हम हमारे राइट्स को जो है डिफेंड नहीं करेंगे? हम नहीं बोलेंगे क्यों? हमारे साथ क्यों करेंगे ऐसे? हम जवाब नहीं देंगे उन्हें? नहीं जवाब देंगे? बाय एक इंस्टीट्यूशन में बाय रूल की बात हो रही है। राकेश जी से मैं पूछना चाहता हूं, सर, पवन जी एक छोटी सी टिप्पणी कर देता हूं। जी जी। पवन जी, इस्लाम और डेमोक्रेसी एक दूसरे के उतना ही अपोजिट हैं। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें अपवाद छोड़ दीजिए तो कोई डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि जहां ये मेजोरिटी में होते हैं, डेमोक्रेसी का कोई स्पेस ही नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, इंडिया सेक्युलर कंट्री है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी तो सबको पता है मैम, क्या एग्जांपल दे रहे हैं आप? मैं तो वही बोल रही हूँ, मैं तो वही बोल रही हूँ। पाकिस्तान के ऊपर तो हंसना चाहिए, थूकना चाहिए। हमारा देश जो एक सेक्युलर देश है, सब बराबर है। इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान के ऊपर तो थूको आप, पाकिस्तान अकेला नहीं, सारे इस्लामिक कंट्री। तो सईदा जी, आप तय कर लीजिए ना कि सेकुलरिज्म के लिए लड़ना है कि हिजाब के लिए लड़ना है। जब स्कूल कॉलेज में सबको बराबरी की बात होती है तो हिजाब याद आ जाता है, जब भगवा की बात आती है तो सेकुलरिज्म याद आ जाता है। तो तय कर लीजिए, या तो सेकुलर होना है या मजहबी होना है, दोनों कैसे? ठीक है पवन जी, आप बोलिए सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म में सब बराबर होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है कि हम सेक्युलर है तो हम हमारा मजहब फॉलो करें। तो क्यों बोल रहे हैं भाई? क्या पगड़ी भी बैन करने वाले? अगर पगड़ी भी बैन करने वाले तो वो भी गलत है पवन जी, वो भी बहुत गलत है। पगड़ी बैन मत करो ना आप, हिजाब बैन मत करो। सबको बराबर का हक दो, अपना मजहब फॉलो करने दो, ये है सेक्युलरिज्म। किसी के मजहब में दखल नहीं देना, ये है सेक्युलरिज्म। तो कहीं तो बराबरी भी आएगी ना मैम, यानी हर जगह पब्लिक स्पेस पे भी हर कोई अपना धर्म मानने लगेगा तो बराबरी और सेकुलरिज्म कहाँ आएगा? नहीं, ये जो आजादी है लेकिन एक लिमिट तो तय है ना, फंडामेंटल राइट तक की लिमिट तय है। पवन जी आप रुकिए एक मिनट, एक बयान आ रहा है ओवैसी के हिजाबी बयान पर प्रधानमंत्री
बनने वाले जो बयान दिया उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात कहकर ओवैसी भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। पहले आपको बयान सुनवाते हैं, फिर राकेश जी के पास जाएंगे। ओवैसी जो ये कह रहे हैं कि देश में एक दिन हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, यहां तो मुसलमान हमने अब्दुल कलाम आजाद को बनाया, हमने कई भेदभाव नहीं किया है, लेकिन शरिया कानून वाला नहीं बनेगा, देश में इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगा। अब्दुल कलाम आजाद बनेंगे लेकिन गजवाए हिंद नहीं होगा। अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग होंगे लेकिन देश का इस्लामिक स्टेट नहीं बनने देंगे। राकेश जी, बयान आपने सुन लिया। मेरा सवाल यह है कि हिजाब में बीजेपी को आईएसआईएस क्यों नजर आता है? देखिए, जिस तरह से इस दकियानुसी सोच को कट्टरपंथ के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, मैं बहन सैयदा जी को बहुत अनुरोध करूंगा। देखिए, आप इस मसले को आप धार्मिक पहचान के साथ केवल जोड़कर मत देखिए। हम इसको केवल धार्मिक पहचान नहीं, हम नारी गरिमा के लिए, नारी स्वतंत्रता के लिए, नारी स्वावलंबन के साथ जोड़ करके देखने के प्रयास कर रहे हैं। आप महिलाओं को क्यों ढककर रखना चाहते हैं? महात्मा गांधी जी के जब सादाब जी कर रहे थे कि हम संविधान की बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने बिहार प्रवास के दौरान क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा कि पर्दा प्रथा एक दकियानुसी सोच है और इससे बाहर आना चाहिए। हिंदुओं को भी बाहर आना चाहिए, मुसलमानों को भी बाहर आना चाहिए। घर की महिलाओं को बाहर आकर के स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की आजादी होनी चाहिए, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, बिना महरम के हज जाने की छूट मिलनी चाहिए, 3 तलाक से उनको निजात मिलनी चाहिए। लेकिन न जाने क्यों सईदा फलक जैसे कुछ लोगों को नुमाइंदगी करने के लिए भेज दिया जाता है और वो कट्टरपंथी मौलानाओं की सोच को आकर के उजागर करने का काम करते हैं। आपने तो चेहरा खुला रखा हुआ है, सईदा फलक जी हम स्वागत करते हैं। आप चेहरा ढक करके अगर डिबेट कर रही होती तो मैं समझ भी ना पाता कि आवाज आप ही की है या किसी और की आ रही है। ये क्यों चेहरा ढकना चाहते हैं, क्यों पर्दे में रखना चाहते हैं? अरे खुलकर के बाहर अपनी अपनी भूमिका, अपनी अपनी प्रतिभा, अपना अपना सामर्थ्य, अपनी अपनी मेधा, अपनी अपनी क्षमता सबको प्रदर्शित करने दीजिए। महिलाओं के खिलाफ है ये, और इस मसले को लेकर के हिंदू और मुस्लिम सबसे भेद करके महिलाओं की स्वतंत्रता, उनके स्वावलंबन के लिए सबको एक साथ एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए, एक स्वर में बात कहनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इसको जानबूझ करके मजहबी कट्टरपंथ के साथ जोड़ करके कुछ लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं, और यही कारण है कि कुछ जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, उनको बड़ी पीड़ा होती है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, सईदा बहन के साथ बहुत दुख हो रहा है कि वो ऐसी बात पर आकर के आज ओवैसी साहब का उनका विरोध करना चाहिए। उनको आकर के मुखरता से कहना चाहिए कि हाँ, अब महिलाएं इस हिजाब से आजाद होकर के अब किताब की तरफ ही रहेंगी, हिजाब खोल करके अब हम किताब की बात करेंगे। अरे भाई, परिसर में हिजाब नहीं, किताब जरूरी है। लेकिन न जाने क्यों आप हिजाब को जो है मैंडेटरी बनाना चाहते हैं। अपनी धार्मिक जो चिन्ह है उनको बिल्कुल स्वतंत्रता है, लेकिन कम से कम जो शिक्षा के परिसर है उनको धार्मिक ध्रुवीकरण से बाहर रखने की जरूरत है। सईदा जी, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ भी सोच है, और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं रहूं ना रहूं, जब बनेंगी तो बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी। तो क्या उस वक्त भी बुर्का इतना एसेंशियल होगा? क्या बुर्का मॉडर्न नहीं हो सकता? क्या मुस्लिम महिला मॉडर्न नहीं हो सकती? और क्या पवन जी, अगर आप मुझे बोलने देंगे, बीच में नहीं रोकेंगे तो मैं बोलूंगी। जी, देखिए, बुर्खा पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, क़यामत तक रहेगा, जब तक दुनिया खत्म होगी तब तक रहेगा। वो तो बदलने वाला, हिजाब बदलने वाला नहीं है। और मॉडर्निटी या कामयाबी महिलाएं पीछे हट रही है, उससे बुर्खे का कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि जो है ना, अगर उनको वो मुसलमान महिलाओं का, मुसलमान बच्चियों का, खवातीन का अच्छा चाहते हैं, सही बात है, ये वही बोल रहे हैं ना। अगर उनको मुस्लिम बच्चियों से इतनी, मुस्लिम खवातीन से अगर इतनी हमदर्दी है तो मैं 2 बातें बोलूंगी, ठीक है। जो कर्नाटका में हिजाब बैन के ऊपर जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है, उनके नंबर्स और एड्रेसेस, पर्सनल डिटेल्स कॉलेज ने लीक कर दिए, कॉलेज अथॉरिटीज ने। दूसरा, जो हमारी शेरनी मुस्कान ने जो हिम्मत दिखाई है, जो गुंडे थे, गुंडे बोल सकती हूँ मैं उन्हें, जो जय श्री राम के नारे लगा के उन लड़की को घेर लिया था और है सो उन्हें छेड़ा जय श्री राम के नारे लगाकर, तो वो ये इन 2 चीजों के खिलाफ बोलेंगे? वो क्या ये इन 2 चीजों को कंडेम करेंगे? क्या वो बोलते हैं कि हाँ उन्होंने गलत किया? क्या वो एक्सेप्ट करते हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी, प्लीज जवाब दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हुए, डू यू कंडेम दिस 2 एक्ट्स? क्या मानते हैं कि ये गलत है? बोलिए। पवन, ये लोग जवाब नहीं दे सकते। आपने सवाल पूछा, जवाब
मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, अगर किसी भी निजी जानकारी को किसी ने सार्वजनिक करने का प्रयास किया है, गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी लड़की का मोबाइल नंबर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रखना, ये अश्लीलता है, ये गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन आप जिस बात को कह रही कि छेड़खानी हुई है, भाई वो आंदोलन है, प्रदर्शन है, आप अपना प्रदर्शन कर रही, वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, आप अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। एक क्रिया नहीं, पहले किसने बोला? पहले किसने बोला? पहले जय श्री राम 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 किसने बोला? देखिए, बात चल रही है, सिर्फ बात। मैम, अगर उसी घटना की चर्चा करेंगे तो वो 5 दिन पहले की घटना है और बात उससे आगे बहुत बढ़ चुकी है, तो कम से कम उस घटना पे ना रहें। जिस तरह का नारेबाजी हो रही वो सबने देखी है। संगीत रागी जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस दिन के लिए डर रहा हूं पवन जी, जो लड़कों ने किया, जय श्री राम का नारा लगाया, वह एक प्रतिक्रिया थी, एक हिजाब की मानसिकता के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि इसकी दूसरी प्रतिक्रिया क्या होती है कि महाराष्ट्र के अंदर महिलाएं हिजाब पहन करके आना शुरू होती हैं। कल जाकर के यदि पूरा हिंदू समाज यदि सड़कों पर आकर के और इसी हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू करे, जहां जहां मुस्लिम लोग हिजाब पहन करके आए वहां उनका विरोध करना शुरू करे, जहां जहां छेद वाली टोपी पहन करके आए वहां वहां विरोध करना शुरू करे, इस देश का माहौल क्या होगा? आप जरा अंदाजा लगाइए। क्योंकि जब आपको अपने, पहली बात तो कुरान के अंदर हिजाब 7 बार आया है और वो हिजाब आवश्यक नहीं है। मैं तो कहता हूं स्कूल के अंदर कल नागा संप्रदाय के व्यक्ति नंगे जाकर के स्कूल में जाना शुरू करे और मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ, मुस्लिम लड़कियों के सामने बैठ जाए, कि आपको स्वीकार होगा? कई ऐसे हैं जो दिगंबर संप्रदाय से हैं, वो ऐसे ही जाए, आपको स्वीकार होगा? कल कच्छा बनियान पहन करके कोई जो है वो कोई बजरंगी जो है वो जो बजरंग बली का उपासक है, वो कहे कि अखाड़े का हम उठ करके हम वहां पर चले जाते हैं, ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है। हिंदू समाज में तो ऐसे बहुत सारे हैं। कल जाकर के कपालधारी जो है वो कोई कह करके जाए और कहे कि नहीं मैं जाऊंगा स्कूल में, मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है, ये मेरी पांथिक स्वतंत्रता है, क्या ये स्वीकार होगा? हम समाज को कहां ले जाना चाहते हैं? ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो सिम्मी का अवतार है। सिम्मी का आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, वो कहता है इस देश में इस्लामिक स्टेट हमको बनाना है और ये इस्लाम का मैंडेट है, वो गलत नहीं कहे। चूंकि कुरान का ये मैंडेट है कि जो दारुल हरब है उसको दारुल इस्लाम में हमको कन्वर्ट करना है, जनसंख्या में बदलाव करना है, कन्वर्जन करना है, एना केना प्रकारेना, चाहे जो कुछ भी हो, हमको उसको इस्लाम में उसको पूरी सोसाइटी को कन्वर्ट करके उसना है, इस्लामिक स्टेट कायम करना है। तो वो अपनी जगह सही है। शादाब, क्या अब आगे सारी राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया पे होगी? अगर धर्मों का यही टकराव रहा तो फिर सेकुलर हिंदुस्तान का क्या होगा? क्या ये टकराव जरूरी है और क्या हमें अपने धार्मिक बिलीफ को एक तय सीमा तक सीमित करना चाहिए? पवन भाई, आपका सवाल बेहद जायज है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अभी आप देखिए कि डिबेट में संगीत रागी पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि वो हिजाब पर और किसी मुद्दे पर नहीं, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने के लिए बैठे हैं। उन्होंने क्या क्या बोल दिया कि हिंदुओं के बाप का देश है। अब मैं पलट के कह दूं कि गोडसे की अम्मा या सावरकर की अम्मा दहेज में लेकर आई थी तो बुरा लग जाएगा। मैं कहूं कि तुम्हारे बाप का नहीं, बुरा लग जाएगा। लेकिन ये बातें नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, यह देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है और सबने कुर्बानियां दी है और इस देश के लिए खतरा एक चीज है, वो है हिंदुत्व की वो विचारधारा। मुसलमानों ने अपने कुर्बानी की कीमत पाकिस्तान लिया है। पाकिस्तानी चुप रहे। नहीं, ऐसे बदतमीजी ना करे, कम से कम हमारी डिबेट में ये नहीं होता। शादाब, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे आप, प्लीज। आप सभी सज्जन हैं, हमारे साथ आए हैं एक सभ्य डिबेट करने के लिए। ये सड़क चौराहे पे होने वाली मार पिटाई वाली डिबेट नहीं है। प्लीज ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला। आपने देखा होगा शालीनता आप तर्क रखिए, कोई भी रखिए, लेकिन ऐसे बात मत कीजिए। मैं तर्क रख रहा हूं, मुझे उम्मीद है ये खामोशी से सुनेंगे जैसे मैंने सुना। बोलिए। 2 पॉइंट जो, हाँ, मैं 2 पॉइंट्स रखना चाह रहा हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जो कोई चाहे पहन सकता है। और क्या
बीजेपी ये क्लैरिफाई करने जा रही है कि कल से हम एक कानून बनाएंगे जहां हिंदू बच्चे तिलक लगाकर कलावा पहनकर स्कूल नहीं जाएंगे, सिख बच्चे पगड़ी पहनकर नहीं जाएंगे और मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहनकर नहीं जाएंगी। क्या ये कानून लाने जा रहे हैं? सवाल नंबर 2, अगर उन्हें मुस्लिम बहनों की बहुत ज्यादा चिंता हो चुकी है तो बताइए क्या जो गुंडे इस तरह के उस बच्ची के साथ, उस मुस्कान के साथ इतनी तादाद में इकट्ठा होकर कर रहे थे, उनके खिलाफ यूएपीए लगाएंगे? सवाल नंबर 3, अगर वाकई प्रधानमंत्री जी को चिंता है तो क्या कितनी बच्चियों को, मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप आप देने जा रहे हैं? कितनी माइनॉरिटी बच्चियों के लिए आपने यूनिवर्सिटीज बनाई है? आज तक डेटा दे दीजिए। क्या पहलू खान, अखलाक और नजीब की मां अपने बेटे को तलाश रही है? उन माओ के आंसू समझेंगे सीए प्रोटेस्ट में जब मुस्लिम, तो फिर ये मौलाना जब सड़क पर उतरते हैं तो वो तो महिला और शिक्षा के लिए तो कभी नहीं उतरते ना, उतरते तो बुरके के लिए ही हैं। और दूसरी बात, आपसे एक सवाल ये कि आप कह रहे हो कि सभी धर्म के लोग, बार बार सिख धर्म का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो ये बहस तो कोर्ट में है, ये तय होगा तब तक तो क्या पढ़ाई जारी नहीं रहनी चाहिए? पढ़ाई जारी रखने के लिए कौन मना कर रहा है, लेकिन ये चेतावनी के साथ कह रहा हूं कि हम हिजाब की हिफाजत के लिए और पगड़ी के लिए और संवैधानिक अधिकारों के लिए पूरी तरह संघर्ष करेंगे और हिंदुत्व की नफरत भरी वो विचारधारा को कभी हिंदुस्तान में कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान सेकुलर था, रहेगा, ये कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ऐसे योगी बहुत आए, बहुत चले जाएंगे। और तो सेकुलर कैसे बनेगा? हिजाब के साथ सेकुलर, भगवा के साथ कट्टरवादी, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? भगवा से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस नफरत भरी विचारधारा से है जो मुसलमानों को टारगेट करके सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहती है, जो किसानों को और सिखों को खालिस्तानी बताती है, जो मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देखे तो आरएसएस के लोगों के पेट में दर्द हो जाता, जो लोग देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किए। सावरकर माफी मांगने वाला गद्दार हिंद था, उसका उसको हीरो मानते हैं। ये संगीत रागी जी ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं और ये लड़ाई सारी उसके खिलाफ है। दुर्भाग्य तो यही है कि जिन लोगों को पाकिस्तान मिला, आजाद भारत में भी उनको हिंदुओं से ज्यादा धार्मिक अधिकार दे दिए गए हैं। सच तो यह है कि भारत को इस देश में हिंदुओं का सेकंड दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। यदि आप राइट टू रिलीजन पढ़ेंगे तो जो अधिकार इस देश के मुसलमानों को है वो अधिकार इस देश के हिंदुओं को नहीं है। सच्चाई तो यह है। दूसरी बात, जब ये बार बार कहते हैं कि हमारे बाप दादों ने लड़ाई लड़ी थी, तो उनके बाप दादों ने जो लड़ाई लड़ी थी उसके लिए वो पाकिस्तान वो ले गए, वो आजाद भारत के लिए, इंटीग्रेटेड भारत के लिए नहीं लड़ाई लड़े। और एक बात और, आपने पवन जी एक बहुत अच्छी बात कही, पवन जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, इस देश में मुसलमान एक भी आंदोलन अपनी शिक्षा, अपने विकास, अपने घर, इसके लिए नहीं करते हैं। प्रॉफिट का कार्टून बन जाएगा, प्रॉफिट का कार्टून बनेगा यूरोप में, तो यहां पर दंगे और हिंदुओं का घर जलाएंगे। यदि यहां पर आप सोचिए, ये मानसिकता जरा देखिए, देवी दुर्गा के खिलाफ इतनी नग्न तस्वीर बनाने वाले फिदा हुसैन के खिलाफ किसी ने फतवा जारी किया क्या? मारने गया क्या? कोई मार डालता, यदि दूसरा होता तो मार डालता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उनके खिलाफ केस किया गया है। इनकी मानसिकता क्या है? 10 सेकंड में ज्यादा नहीं लूंगा। नमाज में आप प्रतिदिन क्या कहते हैं? अल्लाह के अतिरिक्त और किसी के आगे हम नहीं झुकेंगे। ये तो अपने आप में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत है। ये रोज की जो नमाज आप करते हैं वही आप कहते हैं कि हम दूसरे धर्मों के प्रॉफिट को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ये तो नफरत का बीज इसी में है। नफरत का बीज यहीं से शुरू होती है। ऐसे आदमी। शाहिदा जी से क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं, हमारा वक्त खत्म हो रहा है क्योंकि काफी देर से वो इंतजार कर रही है। संगीत रागी को भी आपने सुना, राकेश को भी आपने सुना। कहा जा रहा है कि सारी बात घोल मिल होकर इस्लाम पर आ जाती है। क्यों महिलाएं शिक्षा के लिए नहीं करती? कितने आंदोलन, कितनी हजार महिलाएं कब शिक्षा के लिए बाहर निकली हैं? तो क्या कहेंगे आप? क्या डिस्कोर्स को बदलने की जरूरत नहीं है? सुनिए, अभी जो बीजेपी के है और ये कौन है पता नहीं, अभी कोई किसी और बीजेपी लीडर का आपने स्टेटमेंट बताया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सिर्फ ये कहा कि एक हिजाबी लड़की जो है वो प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने ये नहीं किया कि हम इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट बना देंगे। अरे भाई, एक हिजाबी लड़की प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो आपके मतलब इतना क्यों डर है भाई? मुसलमानों से क्या आपको इतना डर है? आपको डर लग रहा है अरे भाई कल के दिन एक हिजाबी लड़की प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? इतना डर क्यों, इतना क्यों उछल कूद कर रहे हो? लेकिन अगर वो मुस्लिम महिला बिना हिजाब वाली हो तो आप ठीक है, आप मान लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगी?
हाँ, क्योंकि क्यों नहीं मुस्लिम करेंगे? महिला Freedom of के choice प्रधानमंत्री बनने में तो बिल्कुल। हमारे संविधान में कोई आपत्ति है नहीं। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। वो हिजाब पहन के प्राइम मिनिस्टर बने या हिजाब बगैर पहने प्राइम मिनिस्टर बने, क्या क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए दूसरी ठीक है, बात कम से कम आप इस बात पे सहमत हैं कि हिजाब पहने या ना पहने ये चॉइस है, लेकिन इस बयान ने यूपी का राजनीतिक पारा जरूर बढ़ा दिया है। आप सबने इंडिया टीवी को वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।